चैनल मेडिकल नर्सेस। आज हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, क्योंकि आपका जो CHO एग्जाम आप दे रहे हैं, मोस्ट ऑफ दी सेक्शन है जो आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कवर करने वाला है। तो जिनका भी अपकमिंग टाइम में पेपर होने वाला है उनके लिए क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो क्लास को एंड तक जरूर ज्वाइन किए रहें। और जो भी लोग चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपकी कभी भी कोई भी क्लास जो मिस ना हो पाए। सेकेंड थिंग, जिनका भी MP के लिए पेपर है उनको MP के पेपर्स अवेलेबल है विथ आंसर की के। तो आप लोग उन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपके 16 पेपर रहेंगे और इन 16 पेपर का चार्ज रहेगा आपको 175 रुपये, जिसमें आपकी 13 सीरीज है जो आपको साथ में फ्री दी जाएंगी। और दूसरी चीज, जो भी लोग ऑल इंडिया CHO पेपर्स लेना चाहते हैं तो उनको वो पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो आपको उनका भी अमाउंट पे करना पड़ेगा। मेरा WhatsApp नंबर सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट है जो कर सकते हैं। और कोई भी आपके डाउट वगैरह रह जाते हैं तो आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज की क्लास में हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, वो आपका ये रहा है यहाँ पे। 3D डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस आर द सिम्टम ऑफ विच डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। यहाँ पर 3D सिम्टम दिए हैं। कौन से 3D सिम्टम दिए हैं? तो आपको बताना है कि इन 3D सिम्टम में जो डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, यदि 4th D भी जोड़ देते तब भी आपका आंसर वही सेम आएगा जो यहाँ पे आएगा। तो ये किसकी कमी के कारण होगी ये बीमारी? थायमिन की, राइबोफ्लेविन की, बायोटिन की कि नियासिन की? अभी जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं कि डायरिया होना मतलब लूज मोशन, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड लास्ट इज अ डेथ। लास्ट क्या है? डेथ है। तो ये सभी चीजें होती हैं किसमें? पेलाग्रा में। किसमें? पेलाग्रा में। और पेलाग्रा होता किसकी कमी के कारण है? ये होता है नियासिन की कमी के कारण। किसकी? नियासिन की कमी के कारण। यहाँ पे आप किसको मार्क करेंगे? आपका ऑप्शन होगा लास्ट वाला, नियासिन। क्या है? नियासिन की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा। पेलाग्रा में जो सिम्टम है वो क्या है? डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट इज, अगला क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन अ क्लाइंट। यदि आपके मरीज को आयरन की कमी है, क्या है? आयरन की कमी है, तो वो कौन से टेस्ट से पता चलेगा? फेरस सल्फेट, सीरम फेरेटिन, सीरम आयरन या फिर हीमोग्लोबिन? कौन से टेस्ट से पता चलेगा? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि आयरन की कमी है यदि आपके शरीर में, तो कहाँ पे कौन सा टेस्ट कराएंगे आप? तो आयरन यदि आपकी बॉडी में कमी है तो वो उसी फॉर्मेट में टेस्ट होगा जो फॉर्मेट आपकी बॉडी आयरन एब्जॉर्ब करती होगी। डायरेक्ट आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये एब्जॉर्ब होता है फेरेटिन के फॉर्म में। किसमें? फेरेटिन के फॉर्म में। तो यही फेरेटिन है जो चेक किया जाएगा। और आयरन का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। एग्जाम में आपको आ सकता है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? तो ड्यूडेनम में। कहाँ पे? ड्यूडेनम में। यदि ड्यूडेनम ना हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के ही पार्ट है इलियम, जेजुनम एंड ड्यूडेनम। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आयरन की कमी है यदि, तो जो टेस्ट किया जाना है वो कौन सा होगा? सीरम फेरेटिन टेस्ट, क्योंकि आपकी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन इसी फॉर्मेट में होगा, इसलिए। क्लियर है? नेक्स्ट इज, ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। तो ट्रिप्टोफैन सभी में रहेगा, किसी एक को छोड़कर। मैदे में, चिकन में, फिश में या फिर चीज में। तो ट्रिप्टोफैन एक क्या है? अमीनो एसिड है। क्या है? अमीनो एसिड है जो आपकी बॉडी में, स्पेशली इन्फेंट्स में या फिर एडल्ट्स में, नाइट्रोजन का आपकी बॉडी में क्या बैलेंस रखना है उसके लिए रहेगा। तो अब इस ट्रिप्टोफैन क्या है? अमीनो एसिड है, तो ये सब में होगा, चिकन में भी होगा, फिश में होगा, चीज में होगा, लेकिन मैजे में नहीं होगा। किसमें? मैजे में नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है कि मैजे ज्यादा खाने से क्या प्रॉब्लम होती है? क्या है? मैजे को ज्यादा कंज्यूम करने से है जो क्या प्रॉब्लम होगी? एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर जो
कमेंट बॉक्स में दीजिए कि मैजे के कंजप्शन से क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आपने यदि ज़्यादा मैजे खाया तो क्या हो सकता है। तो मैजे क्या है? एक अमीनो एसिड है। इसकी ज़रूरत इन्फेंसी में ग्रोथ के साथ साथ एडल्ट में नाइट्रोजन, आपकी बॉडी में नाइट्रोजन का लेवल कितना होना चाहिए वो मेंटेन करने के लिए जरूरी रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज द टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट HIV इज नोन एज। तो वो टाइम पीरियड आपको बताना है, कि जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन एंट्री कर जाए और आपकी बॉडी में एंटीबॉडी जो HIV के अगेंस्ट बन रही हैं डिटेक्ट हो जाए, वो क्या है? एक्यूट इन्फेक्शन, एक्टिव HIV, विंडो पीरियड या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन। कौन सा टाइम पीरियड कहलाएगा? जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होने से लेके बिटवीन द इन्फेक्शन और डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, वो कहलाता है विंडो पीरियड। विंडो पीरियड क्या है? पोटेंशियल एक्सपोजर टू HIV इन्फेक्शन इन द पॉइंट व्हेन द टेस्ट विल गिव एन एक्यूरेट रिजल्ट। तो यदि आपने HIV का टेस्ट कराया, क्या किया? HIV का टेस्ट कराया, लेकिन आपकी बॉडी में इन्फेक्शन एंटर होने से लेके आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनने तक की जो बीच का ड्यूरेशन है वो क्या कहलाता है? विंडो पीरियड। अब HIV के लिए आपको यदि डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछो, कंफर्मेटरी टेस्ट पूछे, तो अलग अलग आपको मार्क करना है। यदि कंफर्मेटरी टेस्ट पूछे तो आपको कहना है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। कौन सा? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। एलिजा भी किया जाता है, वेस्टर्न ब्लॉट किया जाएगा, लेकिन एलिजा अदर वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में भी किया जाता है। यदि सिफिलिस का पूछे तो VDRL कहना है आपको। यदि HIV के लिए पूछे तो आपको क्या कहना है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, जिससे कंफर्म होगा कि आपको HIV है या नहीं। अब एक और क्वेश्चन आता है कि HIV की ड्रग क्या है। यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ था OSSC MPHW का पेपर हुआ था ANM वालों का 3 दिसंबर को, बहुत ही अच्छा पेपर आया था, उसमें पूछा गया था। तो HIV की यदि DOC पूछे तो क्या कहना है आपको? जिडोविडिन। कौन सी? जिडोविडिन। यदि आपको पूछे कि वर्टिकल ट्रांसमिशन के लिए, किसके लिए? वर्टिकल ट्रांसमिशन आपको रोकना है। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब है मां से बच्चे को रोकना है, तब क्या देना है आपको? निवेरापाइन। ये 2 ड्रग आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। निवेरापाइन कब देनी है? यदि आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में जिडोविडिन और निवेरापाइन है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि ड्रग ऑफ चॉइस, तो जिडोविडिन कहना है। लेकिन यदि माँ को HIV है, जो होने वाला बच्चा है, उसको प्रिवेंट करना है, तब आप क्या कहेंगे? निवेरापाइन। आई होप आपको क्लियर हो गई हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पेप स्मीयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे आपको प्रिवेंशन वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर नन ऑफ द अबव। पेप स्मीयर है जो किसका एग्जाम्पल है? तो प्राइमरी प्रिवेंशन में आपको कंडीशन हुई ही नहीं है, लेकिन उसमें आप हेल्थ एजुकेशन या वैक्सीनेशन के थ्रू, प्राइमरी का मतलब है प्रिवेंटिव, बिफोर एनी कंडीशन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है उसके पहले की ही कंडीशन, तो क्या कहलाती है? प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी में आता है, सेकेंडरी में क्या आएगा आपको कि कंडीशन हो सकती है इस उम्र के बाद, तो पेप स्मीयर करवाया जाएगा। तो पेप स्मीयर किस तरीके का एग्जाम्पल होगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन में है। किसमें? सेकेंडरी प्रिवेंशन में। तो यहाँ पर बिफोर द डिसीज प्रोग्रेस, इसके पहले जो किया जा रहा है वो क्या है? सेकेंडरी, मतलब डायग्नोस हो गया है। टर्सरी में आएगा रिहेबिलिटेटिव फेज। रिहेबिलिटेटिव फेज का मतलब सेकेंडरी के बाद वाली फेज जिसमें कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं। अब यहाँ पर रिहेबिलिटेटिव फेज आएगी, जिसमें आपको क्या करना है? उस मरीज को रीअसेस करके है जो कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी डेवलप है उसकी प्रॉपर कंडीशन में लाके आना है। क्लियर? नेक्स्ट वन, रेबीज इज कॉज्ड बाय विच वायरस। रेबीज का यहाँ पे वायरस पूछा गया है, कौन सा है? एडिनो वायरस, फ्लेवी वायरस, फाइलेरियल वायरस, मिक्सो वायरस या फिर लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट। कौन सा है यहाँ पर? कौन सा है यहाँ पे आपका जिसमें रेबीज वायरस कंसीडर किया? रेबीज वायरस के लिए आपको 3 टर्म याद रखना है। रेबीज
इसका क्लासिकल साइन होता है हाइड्रोफोबिया, मतलब पानी से डर लगना, पानी से डर लगना। दूसरा रेबीज कौन सी कंडीशन है जिसमें पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन दी जाती है, तो वो भी रेबीज है। जब कुत्ता बिल्ली काट जाए तो उसकी लार के थ्रू जो वायरस आपकी बॉडी में एंटर करेगा वो होगा रेबीज का वायरस। वो क्या है, लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट, जो कि एक आरएनए वायरस है। कौन सा, आरएनए वायरस है। रिप्डोप्रेडा सीरोटाइप 1 फैमिली से बिलोंग करेगा। एग्जाम में आते हैं, यहाँ पे आपको रेबीज का वायरस पूछे तो ये लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट, क्या है, लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट, आरएनए वायरस है। हाइड्रोफोबिया क्लासिकल साइन है। नेग्री बॉडीज जो आपके ब्रेन को अफेक्ट करेगा, जो रेबीज की कंडीशन है ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगी, तो इसमें क्या बनती है, नेग्री बॉडीज। तो ये भी एग्जाम में आपको आ सकता है। फिर आता है पोस्ट एक्सपोजर। पोस्ट एक्सपोजर जो वैक्सीन दी जाती है वो भी रेबीज में ही दी जाती है। आपको याद रखनी है 3 चीजें। चौथा, इसका वायरस होता कैसे है। जब रेबीज का ट्रीटमेंट भी आपको एग्जाम में आता है। रेबीज का ट्रीटमेंट कैसे एग्जाम में आपको आता है कि यदि एनिमल ने बाइट बस किया है, या 3 कैटेगरी होती हैं कि आपको पट्टी कब बांधना है, कब इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्ट कराना है, वो सब। तो यदि ओनली एनिमल ने आपको टच बस किया है तब आपको क्या करना है, रनिंग वाटर से वॉश आउट करना, साबुन से धुलना है। फिर हॉस्पिटल कब लेके जाना है, तो ये कैटेगरी आपकी किस में आएगी, रेबीज का ट्रीटमेंट आपको एग्जाम में जरूर आता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पोषण अभियान लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। पोषण अभियान क्या है, पोषण अभियान। पोषण अभियान लॉन्च किया गया था किस मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लेबर, या फिर अदर मिनिस्ट्री के द्वारा। पोषण अभियान को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 8 मार्च 2018 को। इसी के लिए नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें, जरूरी नहीं पोषण अभियान पूछा जाए, हो सकता है आपको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से पूछे। ये कब लॉन्च हुआ, 8 मार्च 2018 को। और ये स्कीम है जो इस स्कीम ने रिप्लेस किया था मिड डे मील स्कीम को। किसको, मिड डे मील स्कीम को पोषण अभियान ने रिप्लेस किया था। और 1 से 30 सितंबर तक, जो पूरा सितंबर का महीना है, हम इसको पोषण माह के अभियान पोषण माह महीने के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई इज नोन एज। तो आंखों का ब्लाइंड स्पॉट मतलब जहां पर कि आंखों से जो रेस जाएंगी वहां पे कुछ भी नहीं होगा, मतलब ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट कौन सा है, कॉर्न रॉड्स ऑप्टिक डिस्क कैफे पीपल। तो हमारी आंखों का ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है, वो क्या है, वो ऑप्टिक डिस्क। क्या है, ऑप्टिक डिस्क। नेक्स्ट वन, कान्स टेस्ट इज डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ। कान टेस्ट किसको डायग्नोस करने के लिए किया जाएगा, सिफिलिस में, टिटनस में, ट्रोकोमा के भी, रेबीज में। किसमें कान टेस्ट किया जाएगा, सिफिलिस के लिए, टिटनस के लिए, ट्रोकोमा के लिए कि रेबीज के लिए। कान टेस्ट किया जाएगा किसके लिए, सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए। सिफिलिस का लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट होता है VDRL। लेकिन यदि आपको एग्जाम में इस तरीके से आता है, कान टेस्ट किसके लिए है, ये है सिफिलिस के लिए। वॉशरमैन टेस्ट के नाम से भी इसको एग्जाम में आता है, वॉशरमैन टेस्ट। क्या, वॉशरमैन टेस्ट या फिर वॉशरमैन रिएक्शन टेस्ट, जो कि एक एंटीबॉडी टेस्ट है। क्या है, वॉशरमैन टेस्ट। इसको क्यों नाम दिया, क्योंकि अगस्त पॉल वॉन वॉशरमैन ने इसकी, जो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, उन्हीं ने इसको पहली बार टेस्ट किया था। और ये पहला ब्लड टेस्ट है जो कि फर्स्ट इन द नॉन ट्रिप्टोनेमल टेस्ट कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। जो मतलब ब्लड टेस्ट से पता चलेगा सिफिलिस है या नहीं। सिफिलिस क्या, यदि कंफर्मेटरी टेस्ट पूछे तो होता है VDRL, एक एंटीबॉडी टेस्ट है जिसको वॉशरमैन टेस्ट के नाम से या फिर कान टेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इन ट्रेयास येलो कलर इज इंडिकेट्स। तो यदि ट्रेयास की कंडीशन है तो येलो कलर का मतलब क्या है, इमरजेंट, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट या फिर डेड। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन है, ट्रेयास में येलो कलर इंडिकेट किसके लिए करेगा, येलो कलर का मतलब है अर्जेंसी। क्या है, अर्जेंसी और इमरजेंट। ये देखिए, लेवल फर्स्ट ब्लू मतलब रिससिटेशन, लेवल सेकंड
रेड मतलब इमरजेंसी, लाल रंग हमेशा खतरे का ही होता है। थर्ड मतलब अर्जेंसी। फोर्थ ग्रीन कलर है मतलब लेस अर्जेंट है। और यहाँ पे यदि ब्लैक कलर हो जाए, ब्लैक का मतलब है यहाँ पर डेड हो जो पर्सन ऑलरेडी, तो उसको अर्जेंसी की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट वन, अर्ली साइन ऑफ पार्किंसंस डिसीजेस। तो पार्किंसंस के अर्ली साइन पूछे कौन से हैं? ऑप्शन में यहाँ पर रिजिडिटी, ट्रेमर, ब्रेडिकार्डिया, फिर अकाइनेसिया। तो यहाँ पर पार्किंसन में होगा सब, लेकिन अर्ली साइन की बात करें तो वो ट्रिमर्स, हाथ पैर में जो ट्रिमर्स होना, मतलब हाथों में एक तरीके से हमें कहेंगे हिलने डुलने लगते हैं, वो कहलाते हैं ट्रिमर्स। तो यहाँ पर एक डिजनरेटिव प्रोग्रेसिव डिसीज है जो कि आपकी नर्व सेल को अफेक्ट करेगी। किसको? नर्व सेल को अफेक्ट करेगी। और ये जो नाइग्रा सेल्स हैं, क्या है? नाइग्रा सेल्स हैं आपके ब्रेन की, बेसल गैंग्लिया जो सब्सटेंस नाइग्रा सेल्स है तो डोपामीन को बनाती हैं, क्योंकि पार्किंसंस में डोपामीन ही न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्ट होगा पार्किंसंस में, तो वो है डोपामिन। क्या है? डोपामिन। पार्किंसंस में आपकी पूरी बॉडी का पोस्चर है जो सफलिंग गेट, मतलब आप जो चलेंगे हिलते डुलते से चलेंगे, ट्रिवर्स होंगे हाथों में, आपके पोस्चर भी आपका बिगड़ा हुआ रहेगा, फ्लेक्स्ड एल्बो एंड रिस्ट रहेंगे, आर्म स्विंगिंग क्या होगी? बहुत ही कम होते जाएगी। कुल मिला के आपकी पूरी बॉडी है जो इसमें डिस्टर्बरी रहेगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कितना याद रखना है? एग्जाम के हिसाब से बता रहे हैं, याद तो सब कुछ होना चाहिए, लेकिन पार्किंसन में न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होना तो वह डोपामिन, कौन सा? डोपामिन, सफलिंग गेट, ट्रिमर्स, ये सभी क्या है? क्लासिकल साइन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी प्लेटलेट इज अ प्रोड्रग। यहाँ पर एंटी प्लेटलेट प्रोड्रग कौन सी है? एस्प्रिन, डाइप्रेडामोल, टिक्लोपिडिन या फिर एवेक्सीमेब, कौन सी है जो कि एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है? तो एंटी प्लेटलेट ड्रग है टिक्लोपिडिन। कौन सी? टिक्लोपिडिन, जो कि मार्केट में टिक्लिड नाम से अवेलेबल होती है। इनको थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, क्या थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं, उसको कम करने के लिए ड्रग है जो दी जाती है। क्या है? यदि किसी को थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक आने के चांसेस हैं, रक्त का थक्का ज्यादा जमने की दिक्कत है, उनको ये मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट वन, अर्गोमेट्रिन इज यूज्ड इन। तो अर्गोमेट्रिन किस केस में यूज किया जाता है? पोस्टपार्टम हेमरेज को ट्रीट करने में, कॉन्ट्रासेप्शन में, इंडक्शन ऑफ लेबर में, फिर ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट में। अर्गोमेट्रिन, क्या अर्गोमेट्रिन यूज किया जाता है पीपीएच को मैनेज करने के लिए? इसके लिए पीपीएच को मैनेज करने के लिए, यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए हम तब। लेकिन यदि आपके क्लाइंट को एक्लेंसिया की कंडीशन है तब अर्गोमेट्रिन नहीं दिया जाएगा। ये क्या है? अर्गोमेट्रिन यदि किसी मरीज को हाई बीपी की या फिर हार्ट से रिलेट करती हुई समस्या है तब अर्गोमेट्रिन अवॉइड किया जाए, क्योंकि और ज्यादा बढ़ाएगा बीपी को, मरीज सीधा भगवान को प्यारा हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इज द फ्लोटिंग टिप ऑफ आइसबर्ग रिप्रेजेंट। तो फ्लोटिंग टिप है जो, क्या है? फ्लोटिंग टिप है आइसबर्ग की, क्या रिप्रेजेंट कर? आइसबर्ग है कुछ नहीं है कि फिनोमिना है। क्या एक फिनोमिना है आइसबर्ग फिनोमिना। फ्लोटिंग टिप किस तरीके के केस प्रेजेंट करेगी? लेटेंट, क्लिनिकल, अनडायग्नोस्ड या फिर नन ऑफ द अबव। ये देखिए, ये रहा यहाँ पे फ्लोटिंग टिप। जो आर्कटिक महासागर होते हैं वहां पे आपको अभी में भी कुछ टाइम पहले जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग आइसबर्ग था वो टूट गया है। आप लोग न्यूज जरूर देखा कीजिए, जो सबसे बड़ा आइसबर्ग था वो टूट गया है, वो पूरे समुद्र में फैल गया है। अब वो पानी के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। आइस में था पहले, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा आइसबर्ग था आर्कटिक महासागर में, वो टूट गया है। तो यहाँ पर क्लिनिकल केस, यदि फ्लोटिंग टिप की बात कर रहे हैं तो क्या है? क्लिनिकल केस, मतलब जो विजिबल हो रहा है ऊपर वो क्या कहलाएंगे? क्लिनिकल केस, विजिबल केस में कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन जो नीचे है, कहाँ है? नीचे बॉटम में है, वो इनविजिबल केस हो गए, असिम्प्टोमेटिक केस हो गए। या असिम्प्टोमेटिक केस का मतलब कि उनके अंदर बैक्टीरिया वायरस है उस डिसीज को कॉज करने का, लेकिन उनकी बॉडी लक्षण नहीं दिखा रही है, तो वो बॉटम में जाएंगे। लेकिन जो फ्लोटिंग टिप में ऊपर दिख रहे हैं सभी, वो क्या है? विजिबल केस कहलाएंगे या फिर क्लिनिकल केस कहलाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन,
मिड आर्म सर्कमफेरेंस इज कांस्टेंट ड्यूरिंग, मिड आर्म सर्कमफेरेंस है जो किस उम्र में कांस्टेंट रहेगी, मतलब एक पहुंच के एक कंडीशन तक पहुंच के वहां पे स्टॉप हो जाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी। 0 to 6 मंथ, 1 to 5 ईयर, 5 to 10 ईयर या फिर 10 to 15 ईयर। यहाँ पे आप बताइए जो आपकी मिड आर्म सर्कमफेरेंस है जो कि साकेट टेप से चेक की जाती है, तो यहाँ पर किस उम्र में कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब बढ़ेगी नहीं, तो वो होगा यहाँ पर 1 से 5 साल की बच्चों की आप आम पकड़ के चेक कीजिए, सेम एज रहेंगी, कॉन्स्टेंसी देखने को मिलेगी। सभी बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक आइडियल बात कही जा रही है। कुछ बच्चों की बहुत पतले हाथ रहते हैं, कुछ बच्चों के मोटे रहेंगे, लेकिन 1 से 5 साल की उम्र तक के सेम रह सकते हैं। तो यहाँ पर साकेट टेप के अकॉर्डिंग यदि आप चेक करते हैं तो 1 से 5 साल तक की उम्र में जो मिड आर्म सर्कमफेरेंस है वो क्या रहेगा, एक सा रहेगा। अब यहाँ पर आप चेक करते हैं साकेट टेप से जो आपको सामने दिख रहा है, इसमें यदि रेड कलर का बैंड आता है, आपने चेक किया, क्या है आपने चेक किया, रेड बैंड आता है मतलब बच्चे को सीवियरली मालनरिश्ड है। बिलो 11 जाता है MUSE मतलब बच्चा मालनरिश्ड है। यदि आपके बच्चे का जो येलो बैंड पे आता है मतलब बच्चे को मॉडरेट है, क्या है, मॉडरेट माल न्यूट्रिशन है। ग्रीन बैंड है मतलब बच्चा प्रॉपर हेल्दी है, कोई भी माल न्यूट्रिशन उसको नहीं हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट वन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस रूट से दिया जाता है, इंट्राडर्मली, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है इंट्रामस्कुलर रूट से। किस रूट से, इंट्रामस्कुलर रूट से, वास्टस लैटरलिस मसल्स में। किसमें, वास्टस लैटरलिस मसल्स में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इंट्रामस्कुलर रूट, वास्टस लैटरलिस मसल्स। दूसरी चीज इसमें, यदि बच्चे का वजन 2 किलोग्राम से कम है तो आपको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देना है, आपको इंतजार करना है कि जब बच्चे का वजन 2 kg जो क्रॉस कर जाएगा तब आप उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देंगे। कब कब दी जाती है, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है, लेकिन वही जैसा मैंने आपको कहा कि 2 kg से कम वजन है तो आपको नहीं देना है, इंतजार करना है कि बच्चे का जब वजन बढ़ जाएगा तब देंगे। फिर दी जाती है 6, 10 और 14 वीक्स में, 6, 10, 14 वीक में पेंटावैलेंट वैक्सीन के फॉर्म में। पेंटावैलेंट में 5 वैक्सीन होती हैं आपकी, DPT, डिप्थीरिया, पाइटिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड HIV वैक्सीन, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन है जो दी जाएगी इंट्रामस्कुलर रूट से, वास्टस लैटरलिस मसल्स में। इंट्रावीनस कोई भी वैक्सीन नहीं दी जाती है, याद रखें, IV रूट से कोई भी वैक्सीन नहीं दी जाती। इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है कौन सी वैक्सीन, ओनली BCG वैक्सीन। नेक्स्ट इज what is the amount of solution should be for giving evacuant enema in an adult। evacuant enema मतलब जो रेक्टम में फीकल मटेरियल भरा हुआ है उसको बाहर निकालना है तो वो कहलाएगा evacuant enema। अब एनीमा में पोजीशन पूछते हैं, साइड लेटरल पोजीशन दी जाती है, स्पेशली लेफ्ट लेटरल पोजीशन है जो यूज की जाती है। कौन सी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाएगी। अब यहाँ पर सॉल्यूशन कितना देंगे, 100 ml और लेस, 150 ml और लेस, 250 to 500 ml या फिर 500 to 1000 ml। यदि आपसे बात करें बच्चों में तो कहना है लेस देन 500 ml, एडल्ट में बात करें तो 500 से 1000 ml के बीच में सॉल्यूशन है जो दिया जाएगा evacuant एनीमा के लिए। evacuant एनीमा में जो भी मल और फीकल मटेरियल है रेक्टम में उसको बाहर निकालने के लिए एनीमा दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, in severe digitalis toxicity the drug of choices। digitalis toxicity का मतलब यदि डिगॉक्सिन ओवरडोज हो जाती है देने के बाद, आपकी बॉडी टॉक्सिक सिम्टम्स शो करती है, तब आप उसको रिट्रीट करने के लिए, रिट्रीट का मतलब एंटीडोट के तौर पे क्या देंगे, फेनिटोइन देंगे, प्रोप्रानॉल देंगे, इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन देंगे या फिर फैब फ्रेगमेंट ऑफ डिजिटालिस एंटीबॉडी देंगे। क्या देंगे आप, क्या देंगे आप मरीज के लिए यदि डिजिटालिस टॉक्सिसिटी हुई है तब। डिजिटालिस टॉक्सिसिटी मतलब डिगॉक्सिन देते कब नहीं है, जब मरीज की पल्स रेट बिलो 60 हो। कितना,
बिलो 60 हो तो डिजिटालिस एजेंट नहीं दिए जाते हैं। तो यहाँ पे डिजिटालिस टॉक्सिसिटी यदि होती है मरीज को तो उसका एंटीडोट क्या होगा, फैब फ्रेगमेंट ऑफ डिजिटालिस एंटीबॉडी है जो दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का साइड इफेक्ट कौन सा होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इंक्रीज्ड बीपी या फिर हेडेक। तो कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा नाइट्रोग्लिसरीन का, तो नाइट्रोग्लिसरीन का जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो क्या होगा, नाइट्रोग्लिसरीन दी किसको जाती है, सबलिंगुअल दी जाती है एंजाइना पेन या फिर जिसको चेस्ट पेन हो रहा हो, जिसको आप एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से भी जान सकते हैं, तो उस केस में नाइट्रोग्लिसरीन है जो दी जाती है, सबलिंगुअल मतलब अंदर द टंग दी जाती है। तो यहाँ पर इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट होता है हेडेक। क्या है, हेडेक और सिरदर्द। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट रिकॉर्डेड पैंडेमिक वाज कॉल्ड द ब्लैक डेथ इज। ब्लैक डेथ काली मौत कौन सी बीमारी है जो पहली पैंडेमिक के तौर पर रिकॉर्ड की गई थी, रेबीज, लेप्रोसी, प्लेग या फिर कोविड-19। तो जो पैंडेमिक थी, महामारी थी, सबसे पहली महामारी जिसको ब्लैक डेथ कहा गया था वो थी प्लेग। क्या थी, प्लेग। नेक्स्ट वन, लाइमी डिसीज इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू। लाइमी डिसीज कैसे फैलती है, टचिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, किसिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, हैविंग सेक्स विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पे कहा गया है लाइमी डिसीज। क्या है, लाइमी डिसीज। लाइमी डिसीज को बोरेलियोसिस के नाम से भी जाना जाता है जो कि बैक्टीरिया बोरेलिया बुर्गडॉर्फेरी के कारण होगी। ये जनरली क्या है, इस टिक के काटने के कारण होती है, लेकिन यहाँ पे लाइमी डिसीज का ट्रांसमिशन है। क्या है, लाइमी डिसीज का ट्रांसमिशन। यहाँ पे अब बैक्टीरिया तो बताया नहीं गया है कि कैसे बैक्टीरिया आएगा, तो यहाँ पर ये जनरली पर्सन टू पर्सन में कैसे फैलेगी, यहाँ पे वही है, इन्फेक्टेड पर्सन को टच करने से हो सकती है या फिर किसी मरीज को एक दूसरे को किस करने से हो सकती है, इन्फेक्टेड मरीज को कि सेक्स करने से हो सकती है। कैसे होगी ये, तो यहाँ पर ये जो कैसे होगी, ये होगी एक मरीज का दूसरे मरीज को किस करने के कारण, टचिंग के कारण भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर किसके थ्रू, जो लार्वा, जो आपका सलाइवा है उसके थ्रू ये जो बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन लाइमी डिसीज का पर्सन टू पर्सन में अभी तक यदि किसी को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तब होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज सीक्रेशन फ्रॉम मदर्स ब्रेस्ट फॉलोइंग डिलीवरी इज कॉल्ड। तो माँ के ब्रेस्ट से जो सीक्रेशन होता है आफ्टर द डिलीवरी उसको क्या कहा जाता है, सिक्वेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम, लोचिया, ल्यूकोरिया। क्या कहा जाता है, जो मदर के ब्रेस्ट से आफ्टर डिलीवरी सीक्रेशन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्या, कोलेस्ट्रम, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन, एंटीबॉडी सभी चीजें रहेंगी और आफ्टर द डिलीवरी के बाद है जो सीक्रेट होगा, पीले रंग का होगा, गाढ़ा होगा, कहलाता है कोलेस्ट्रम। लोचिया क्या कहलाएगा, वेजाइनल डिस्चार्ज, आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है क्या कहलाएगा, लोचिया। ल्यूकोरिया जो थिक व्हाइट येलो कलर का ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, वो जनरली व्हाइट है, थिक है तो ठीक है, लेकिन येलो ग्रीन टाइप का होता है, मतलब क्या है, कुछ इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, तब आपको अपने डॉक्टर से जाके दिखाना है। क्लियर। नेक्स्ट वन, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर अबॉर्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में यदि अबॉर्शन करवाते हैं तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या होगी, वैक्यूम एस्पिरेशन, प्रोस्टाग्लैंडिन, इंट्रायूट्राइन इंस्टॉलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सलाइन या फिर मीफेप्रोस्टोन, मीजोप्रोस्टोन। पहला ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर दैट मीन्स 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। क्या है, 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, शुरू के 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी में है जो अबॉर्शन एमटीपी एक्ट के तहत करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेडिकेशन पूछा है
तो वो हो गए यहाँ पर मीफेप्रोस्टोल और मीजोप्रोस्टोल। इसका मैंने एक सेपरेट 20 मिनट की क्लास है जो अपडेट कर रखी है चैनल पे, प्लीज जाके देखिए। उसमें डोज, ड्रग और कब कैसे ली जानी है मीफेप्रोस्टोल और मीजोप्रोस्टोल, सभी चीजें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन हिंदी इंग्लिश में करके बताई है, प्लीज देखना आप। उसकी लिंक मैं इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी। कि जो ड्रग ऑफ चॉइस है, किस वीक की प्रेगनेंसी में कैसे अबॉर्शन किया जाएगा, ये हमारे मेडिकल नॉलेज के लिए, ना कि आप घर पे करके ट्राई करें। तो यहाँ पे जो अबॉर्शन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में किस ड्रग से किया जाएगा, तो वो कि मीजोप्रोस्टोल और मीफेप्रोस्टोल। वो है किशोरी शक्ति योजना, a scheme meant for adolescent girls is implemented under the infrastructure of which health program। तो किशोरी शक्ति योजना है जो, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, किशोरी शक्ति योजना जो कि एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए एक स्कीम लाई गई थी, तो इस योजना के तहत है जो इम्प्लीमेंटेशन करने का काम कौन करता है। तो ऑप्शन में है इंडियन नर्सिंग काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, सेंट्रल सोशल वेलफेयर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, या फिर मिड डे मील प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो किशोरी शक्ति योजना क्या है, किशोरी शक्ति योजना 31 अगस्त 2007 को लॉन्च की गई थी। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। और उस टाइम पर जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे, नवीन पटनायक। तो ये बेसिक चीजें हो गई, एग्जाम में आ सकता है। किशोरी शक्ति योजना अभी तो पूरे में है, लेकिन फर्स्ट टाइम कहाँ पर किस स्टेट में की गई थी, तो उड़ीसा में, और 31 अगस्त 2007 को लॉन्च की गई थी। और यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है कौन सी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसके तहत इसको लाया गया था। लेकिन यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है किशोरी शक्ति योजना का, जिसमें 11 साल से लेके 18 साल तक की गर्ल्स हैं जो इंक्लूड की जाएंगी, जो भी जुवेनाइल गर्ल्स हम कह सकते हैं, जिनको 11 से 18 साल तक की गर्ल्स हैं जो इस प्रोग्राम के तहत इंक्लूड की गई थी। और इसमें जो इनका इम्प्लीमेंटेशन किया गया था जिस हेल्थ प्रोग्राम के तहत, वो था ICDS प्रोग्राम। यहाँ पर आपको याद रखना है कि किशोरी शक्ति योजना जो बेनिफिशियर्स है वो कौन है, 11 से 18 साल एज ग्रुप की गर्ल्स, एडोलेसेंट गर्ल्स। एंड यहाँ पर जो भी लोग इस 11 से 18 साल तक की जितनी भी गर्ल्स यहाँ पर इंक्लूड की गई थी, तो उनके लिए ICDS प्रोग्राम के तहत है जो इंक्लूड किया गया था। तो यहाँ पर आपको किशोरी शक्ति योजना के बारे में इसके स्कीम पढ़ लेना है, और इसकी लॉन्चिंग डेट तो आपको पता ही है, तो वो भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर इसमें जो टारगेट कौन किया गया था, एडोलेसेंट गर्ल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। आई होप आपको क्लियर हो गई हो। और ICDS पूछे तो ICDS का मेनली एग्जाम में अभी लास्ट टाइम लोगो दे दिया था कि पहचानिए कौन सा लोगो है, तो सबको पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। ICDS का लोगो 1975 में लॉन्च किया गया था, बेनिफिशियर्स एज ग्रुप, और इसके जो भी लैक्टेटिंग मदर है, प्रेग्नेंट मदर है, और जो फॉर्मल एजुकेशन है वो सभी इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट वन इज Which of the following models can state government use for implementing आयुष्मान भारत in their state? तो कौन सा मॉडल है जो आयुष्मान भारत स्कीम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY स्कीम है जो, तो PMJAY स्कीम के तहत कौन सा मॉडल स्टेट गवर्नमेंट ने अपनाया है इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो जो यहाँ पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, तो एक नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, नेशनल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस फंड टाइप की स्कीम है। तो इसमें क्या था, 5 लाख तक जो यहाँ पर एग्जाम में आता है PMJAY में, ट्रीटमेंट के लिए कितना अमाउंट तक मिल सकता है, 5 लाख तक। अब ये किस मॉडल के तहत योजना है जो काम करती है, एश्योरेंस मॉडल ओनली, इंश्योरेंस, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज इम्प्लीमेंटेशन एश्योरेंस और इन एश्योरेंस और मिक्स्ड मॉडल ऑफ देयर चॉइस। तो किस बेस पर ये योजना है जो काम करती है, तो PMJAY योजना है जो, इसमें 5 लाख तक है जो क्या किया जाता है, अमाउंट दिया जाता है। अब ये किस बेस पर काम करती है, तो ये करती है फ्लेक्सिबल बेस पर। जो एश्योरेंस और इंश्योरेंस मॉडल हैं इन दोनों के बीच में, या फिर कोई इन दोनों को मिक्सड अप करके इनका
फ़ायदा लेना चाहता है इस योजना का तो वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो मॉडल अपनाती है स्टेट गवर्नमेंट वो कौन सा है? दोनों, एश्योरेंस और इंश्योरेंस, और मिक्सड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हु आर द हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर अंडर द आयुष्मान भारत योजना। तो यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर कौन है आयुष्मान भारत योजना के? बहुत ही अच्छा और यूनिक क्वेश्चन है कि जो आयुष्मान भारत योजना है इसके हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर कौन है? चूजन बाय आशा वर्कर, स्कूल टीचर्स, मल्टीपर्पज वर्कर्स या फिर महिला आरोग्य समिति। तो कौन है यहाँ पर जो क्या है? एम्बेसडर है, हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर है। तो वो स्कूल टीचर क्या है? 2 स्कूल टीचर इन एवरी स्कूल विल बी डिक्लेयर्ड एज हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर। यदि आपको आयुष्मान भारत योजना पीछे का उतना याद नहीं रहता आपको तो ये फर्स्ट टाइम मैंने याद रखनी है। हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर कौन है? तो हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर हर एक स्कूल के 2 टीचर, एवरी स्कूल के 2 टीचर्स हैं जिनको हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ पर कहा है 1 मेल एंड 1 फीमेल को प्रेफरेंस दी जाती है। इनकेस यहाँ पर फीमेल बसें स्कूल में, जैसे कि जो किंडरगार्टन होते हैं वहाँ पर, लेकिन यदि स्कूल की बात कर रहे हैं हम तो वहाँ पर एक मेल और एक फीमेल टीचर को प्रेफरेंस दी जाती है जो कि वीकली हेल्थ प्रमोशन, डिसीज प्रिवेंशन और इन्फॉर्मेशन देंगे हेल्थ से रिलेटेड। तो क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस के एम्बेसडर है स्कूल टीचर। वो कितने होते हैं? तो पर स्कूल, हर एक स्कूल के 2 टीचर। नेक्स्ट वन इज which of the following is a regional research platform for WHO South East Asia region being set up under PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो यहाँ पर योजना है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसके तहत रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म WHO का साउथ ईस्ट एशिया में कहाँ पर सेट किया गया है? क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स में, न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ या फिर नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल स्कूल। तो यहाँ पर जो PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, क्या है? PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत जो यहाँ पर रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म है WHO के साउथ ईस्ट एशिया में, वो कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। क्या कहा गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। और ये जो प्रोग्राम है, जो योजना है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को लॉन्च की थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है लॉन्च हुई 1 फरवरी 2021 को। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए ऊपर है जो काम किया जाएगा। और इसमें भी कहा गया था कि आगे आने वाले 6 सालों तक इसका जो बजट रखा गया था वो था 64,180 करोड़ रुपए। और जो यहाँ पर रीजनल साउथ ईस्ट एशिया के लिए जो रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म बनाया गया था वो क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। तो यहाँ पर आपको लॉन्चिंग डेट और इसमें क्या काम किए जा रहे हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज पर क्या किया जाना है? जोर दिया जाना है। साथ ही साथ जो लॉन्च की गई थी तो 1 फरवरी 2021 को निर्मला सीतारमण ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट वन इज अंडर JSY जननी सुरक्षा योजना हु एस्कॉर्ट्स अ प्रेग्नेंट वुमन टू द गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर फॉर डिलीवरी। तो JSY स्कीम के तहत है, जो जननी सुरक्षा योजना स्कीम के तहत है, जो कौन है जो क्या करेगा? जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी तक या फिर डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल तक लेके जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में है आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, कम्युनिटी हेल्थ नर्स या फिर मल्टीपर्पज वर्कर। तो यहाँ पर कौन है जो एस्कॉर्ट करेगा? एस्कॉर्ट का मतलब है जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको हेल्थ केयर सेंटर तक लेके जाएगा डिलीवरी के लिए, तो वो है आशा वर्कर। अब यहाँ पर JSY स्कीम से 5 क्वेश्चन बनते हैं, वो यहाँ पे हम आपको रखना है। जननी सुरक्षा योजना में क्या किया गया था? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए बढ़ावा दिया गया था, जिससे जो मैटरनल और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट है उसको हम कम कर सकें। अब यहाँ पर यदि एग्जाम में जो कैश असिस्टेंस है या फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के टाइम पर कितना पैसा है जो दिया जाता है, मदर के लिए भी मिलता है और जो आशा वर्कर लेके जाएगी उसके लिए भी मिलेगा। तो यहाँ पर यदि रूरल एरिया की बात करें, रूरल एरिया का मतलब है जो कि शहरी क्षेत्र है,
तो शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कितना दिया जाता है, रूरल एरिया में मदर को दिया जाता है 1400 रुपये, और जो LPS और HPS है, यहाँ पर LPS का मतलब है लो परफॉर्मिंग स्टेट। कैसे, लो परफॉर्मिंग स्टेट है तो 1400 दिया जाएगा माँ के लिए, और 600 रुपये रहेगा उसमें आशा का पैकेज इंक्लूड। और यदि हाई परफॉर्मिंग स्टेज है तो ओनली 700 दिया जाएगा इसके लिए, माँ के लिए 600 रहेगा आशा के लिए। अब यदि अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं हम, अर्बन एरिया है यदि जैसे कि शहरी क्षेत्र है, तो यहाँ पर मदर के लिए पैकेज होगा 1000 LPS में लो परफॉर्मिंग स्टेट में, हाई परफॉर्मिंग स्टेट है तो 600 रुपये, आशा के लिए 400 रहेगा दोनों केस में। अब यहाँ पर जो आशा का पैकेज है इसमें कहा गया है आशा पैकेज ऑफ ₹600 इन रूरल एरियाज इंक्लूड 300 फॉर ANC कंपोनेंट एंड 300 फॉर फैसिलिटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। ये पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। तो आपने देखा कि आशा का पैकेज यदि पूछे जो JSY स्कीम के तहत है, जो प्रेग्नेंट महिला को हॉस्पिटल लेके जा रही है, तो 600 मिलेंगे रूरल एरिया में, चाहे LPS स्टेट हो या फिर HPS स्टेट हो। अर्बन है तो 400 रुपये मिलेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर कहा गया है कि यदि यही आशा का पैकेज जो 600 रुपये है, तो इसको जो टोटल 600 रुपये मिले हैं, तो प्रेग्नेंट महिला से पैसे नहीं मांग सकती है कि आपके जो डिलीवरी के लिए हम ले गए, हमें 600 रुपये बस मिले हैं, आपको और देना होगा हॉस्पिटल ले जाने के। ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर 600 रुपये किस तरीके से दिए जाते हैं कि 300 रुपये आप जो प्रेग्नेंट लेडी को हॉस्पिटल लेके गए हैं वो है, और 300 रुपये जो आप ANC चेकअप वगैरह के लिए लेके गए उसके हैं, तो टोटल मिला के 600। ऐसे ही यदि अर्बन एरिया में बात करें तो जो 400 दिए गए हैं तो 200 रुपीज़ करके इस तरीके से दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको यदि एग्जाम में आता है कि LPS स्टेट में जो टोटल अमाउंट पूछे तो 2000 बताना है रूरल एरिया में, और HPS में पूछे तो 1300। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, स्पेशली आप जब NHM और CHO एग्जाम देने वाले हो तब। नेक्स्ट वन इज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी इज ऑल्सो नोन एज। हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी के लिए क्या कहा जाता है, मुदलियार कमेटी, भोर कमेटी, मुखर्जी कमेटी या फिर ननद्दी अबब। जो हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी है इसका दूसरा नाम क्या है, मुदलियार कमेटी। क्या है, मुदलियार कमेटी, जो कि 1962 में। डेवलपमेंट कमेटी याद रखना, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी है तो मुदलियार, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी है तो भोर कमेटी। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी के ऑब्जेक्ट कौन से नहीं है, दैट मीन सेम कौन से नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ डिसीज फाउंड इन द कम्युनिटी, to evaluate both existing and new preventive and therapeutic measures and modes of healthcare delivery, to study the natural history and prognosis of disease, to help draw conclusion on the social cause of the problem। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बताने हैं आपको कौन सा नहीं है एपिडेमियोलॉजी का। तो एपिडेमियोलॉजी में क्या किया जाता है, डिसीज क्यों हुई, क्या रीजन है इसका, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या थेरेप्यूटिक मेजर्स रहेंगे जिससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, वो सब किस में आएंगे, एपिडेमियोलॉजी में। तो यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ डिसीज की कम्युनिटी में किसके कारण हुई है, कैसे प्रिवेंट करें, कैसे ट्रीट कर सकते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में इसको, डिसीज की हिस्ट्री क्या रही है और प्रोग्नोसिस क्या है डिसीज की, तो सब आएंगे। लेकिन कंक्लूजन है जो इसमें हम नहीं निकाल सकते हैं, क्या है, कंक्लूजन नहीं निकाल सकते एपिडेमियोलॉजी में कि डिसीज इस तरीके से हुई है। तो ये हमारा कंक्लूजन है कि कोई भी रिजल्ट है जो आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, फाइनल रिजल्ट, वो क्या कहलाएगा यहाँ पर, कंक्लूजन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडर विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम द अमाउंट ऑफ ओरल विटामिन ए सॉल्यूशन एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन 1 to 5 ईयर इज। यदि यहाँ पर स्पेसिफिक एज पूछे तब आपको अलग आंसर देना है, लेस देन 6 मंथ पूछे तो अलग, मोर देन 1 मंथ पूछे तो अलग, और 9 मंथ to 12 मंथ पूछे तो अलग। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अंडर विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम के तहत है जो ब्लाइंडनेस को कम करने के लिए प्रोग्राम लाया गया था, प्रिवेंट करने के लिए लाया गया था, तो विटामिन ए का कितना सोल्यूशन दिया जाता है ओरली, जो कि दिया जाता है ऑप्शन में 2 लाख यूनिट एवरी 6 मंथ, 1 लाख यूनिट एवरी 6 मंथ, 2 लाख यूनिट एवरी 1 ईयर,
या फिर 1.5 लाख यूनिट एवरी 1 ईयर। तो यहाँ पर जो विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम है, इसमें जो अमाउंट दिया जाता है विटामिन ए का वो कितना होता है 2 लाख यूनिट एवरी 6 मंथ। जब एज यहाँ पर बता दी गई है कि 1 से 5 साल है, कितनी है 1 से 5 साल है, तो कितना देना है हमें 2 लाख यूनिट एवरी 6 मंथ में। यदि टोटल डोज की बात की जाए तो वो भी आपको एग्जाम में आ सकता है। और जो प्रोग्राम है कब लाया गया था, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस नेशनल प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम अगेंस्ट न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, तो 1970 में 1970 में लाया गया था। इसमें कहा गया था कि जो एक साल से लेकर 3 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे थे, लेकिन आफ्टर दैट इसमें बढ़ाया गया था। तो यहाँ पर इसके तहत जो डोज दिया जाता है ये होता है, पूछा जाता है तो इन्फेंट और चिल्ड्रन, यदि बच्चे की एज यहाँ पर कही जाती है लेस देन 5 मंथ है, मतलब हम क्या कह सकते हैं यंग इन्फेंट है तो 50,000 आयु। यदि ओल्डर है बच्चा, ओल्डर इन्फेंट का मतलब 6 महीने से लेके 11 महीने तक है तो 1 लाख। और यदि 1 साल से 5 साल तक की एज ग्रुप कहा जाता है तब कितना डोज दिया जाएगा, तब डोज दिया जाएगा 2 लाख। अब यहाँ पर बात की जाती है कि यदि बच्चे को क्या है ज़ीरोफ्थेल्मिया है, नाइट ब्लाइंडनेस है या फिर वाइट हॉट स्पॉट है, एग्जाम में आ सकता है आपको। तो यहाँ पर हमने बात कर ली विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम के तहत कि यदि बच्चे की एज लेस देन 5 मंथ है, मतलब हाफ ईयर का है तो 50,000 देना है, 6 महीने से 11 महीने का है तो 1 लाख देना है। लेकिन यहाँ ऊपर क्वेश्चन में था कि 1 से 5 साल का है तो कब कितना देना है 2 लाख यूनिट एवरी 6 मंथ में देनी, कितना 2 लाख यूनिट हर 6 महीने में देना है। और यदि बच्चे को ये प्रॉब्लम है ज़ीरोफ्थेल्मिया है, नाइट ब्लाइंडनेस है या फिर वाइट हॉट स्पॉट है तो 10,000 एवरी डे फॉर 25 और 25,000 एवरी वीक फॉर एटलीस्ट 3 मंथ तक। ये जो यूनिट है यहाँ पर, तो हमने अभी तक जो बेसिक पढ़े थे कि बिना किसी प्रॉब्लम के हैं तो इतना देना है। लेकिन यदि प्रॉब्लम हो गई है, ज़ीरोफ्थेल्मिया हो गया, ड्राइनेस है आंखों में, नाइट ब्लाइंडनेस है, वाइट हॉट स्पॉट है, तो 10,000 एवरी डे देना है या फिर 25,000 एवरी वीक देना है यूनिट, कितना 3 महीने तक। फिर यदि एक्टिव कॉर्नियल डिलीजन है जो कि रेयर केस में होगा, देना है 2 लाख ऑन डेज 1, 2 and 14। फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट है जो देना है। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी इन। तो इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी को कब अडॉप्ट किया था, 1997, 1993, 1995 या फिर 1960 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी को अडॉप्ट किया था 1993 में। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, तो कहाँ पर है हैदराबाद में। कहाँ पर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, हैदराबाद में। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने अपनाई थी 1993 में। नेक्स्ट वन इज, और जो भी लोग पेपर देने वाले हो मैं बता दूं कि जो आपका जीके जीएस आने वाला है एट प्रेजेंट में जो भी चीज़ें हुई हैं उन्हीं में से आगे, ऐसा नहीं कि आपको बार बार आदम के ज़माने का जीके रख दिया जाए, क्योंकि जो स्पेशली NHM CHO एग्ज़ाम होते हैं उनमें रिसेंट का ही पूछा जाता है। बट जो SGPGI है तो उसमें आपका 40 मार्क्स है नॉन नर्सिंग से, तो आपको उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है प्रोसेसिंग ऑफ सैनिटाइजिंग एंड प्रिजर्विंग द डेड बॉडी फ्रॉम द डिकेइंग इज। डेड बॉडी को हमें गलने से या फिर सड़ने से बचाने के लिए प्रिजर्व करते हैं, सैनिटाइज करके रखते हैं, वो क्या कहलाता है, बायोप्सी, ऑटोप्सी, नेक्रोप्सी या फिर एम्बॉल्मिंग। तो यहाँ पर जो डेड बॉडी है आफ्टर 24 आवर के बाद डिके है जो सड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, प्रिजर्वेटिव्स लगा के सैनिटाइजिंग करके रखा जाता है। तो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, एम्बाल्मिंग। क्या कहलाती है, एम्बाल्मिंग। जनरली जो जिन लोगों की बॉडीज़ को स्टोर करके रखा जाता है या फिर कुछ टाइम तक उनके फैमिली रिलेटिव्स मॉर्चरी में लेने नहीं जा पाते, कुछ भी रीज़न हो सकता है, या फिर पहचान नहीं हो पाती है, तो उस बॉडी को डिके होने से बचाने के लिए जो पूरी प्रोसेस की जाती है वो क्या कहलाती है, एम्बाल्मिंग। तो यहाँ पर बायोप्सी का मतलब होगा टिश्यू रिमूवल करना किसी डिसीज के एग्जामिनेशन के लिए। ऑटोप्सी की जाती है पोस्टमार्टम जिसको हम कहें, और यहाँ पर नेक्रोप्सी है जो पोस्टमार्टम से ही मिलता जुलता है यहाँ पर टर्म है, लेकिन इसमें एनिमल्स के लिए किया जाता है तो वो क्या है, नेक्रोप्सी। और यदि ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है तो ऑटोप्सी। नेक्स्ट वन इज
According to new guidelines 2010 of ICMR, what amount of iron is required daily for a pregnant lady? तो एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए कितने अमाउंट की जरूरत पड़ेगी इसकी आयरन की? 20 mg पर डे, 30 mg पर डे, 35 mg पर डे या फिर 41 mg पर डे। तो ICMR गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पर डे है जो किसी भी लेडी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको 35 mg पर डे आयरन की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पेलाग्रा? तो इनमें से पेलाग्रा का फीचर्स कौन सा नहीं है? डायरिया, डिमेंशिया, ड्राउजीनेस या फिर डर्मेटाइटिस। तो पेलाग्रा के 4D सिम्टम्स होते हैं, तो कौन सा नहीं है? तो वो ड्राउजीनेस। बाकी चार कौन कौन से हैं? डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डेथ क्या है? 4D सिम्टम है। यदि आता है आपको 4D सिम्टम डिसीज कौन सी है तो वो पेलाग्रा जो कि नियासिन की कमी के कारण होगी। यदि 4D प्रोग्राम पूछे तो वो RBS के प्रोग्राम याद रखना है आपको। ये दोनों चीजें 4D डिसीज आती है यदि तो क्या है? पेलाग्रा जो कि नियासिन की कमी के कारण होगी। 4D सिम्टम है इसके डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड फाइनल है डेथ। अब 4D प्रोग्राम पूछते हैं तो वो क्या है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के प्रोग्राम जो कि जन्म से लेकर 18 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों को कवर करने के लिए लाया गया था। इसके 4Ds क्या है? डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डिसीज, डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग द डिसेबिलिटीज। तो ये क्या हो गए? 4D प्रोग्राम पूछे तो RBS के, 4D डिसीज पूछते हैं तो क्या है? पेलाग्रा। नेक्स्ट वन इज डाइसल्फाम इज अ ड्रग दैट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। तो डाइसल्फाम एज डिटरेंट एजेंट का काम करती है, तो किसको ट्रीट करने में यूज की जाती है? मलेरिया, लेप्रोसी, एड्स या फिर अल्कोहलिज्म। तो डाइसल्फाम जो ड्रग है किसके ट्रीटमेंट में यूज की जाती है? अल्कोहलिज्म में, और एक डिटरेंट एजेंट का काम करेगी। नेक्स्ट इज which of the following is the most common type of immunoglobulin in the serum and participate in precipitation and neutralization of toxins and virus? क्वेश्चन देखिए, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पर मोस्ट कॉमन टाइप है जो कि सीरम में रहेगा और जो टॉक्सिन और वायरस को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा? IgM, IgG, IgA या फिर IgE। तो यहाँ पर जो इम्यूनोग्लोबुलिन है मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, लेकिन क्या करता है? टॉक्सिन और वायरस को न्यूट्रलाइज करता है, तो क्या? IgG। यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू सबसे इजी आपको समझ में आएगा। जो बॉडी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ टोटल की बात करें तो क्या होता है? IgG। ब्लड में रहेगा, लिम्फ में रहेगा, इंटेस्टाइन में रहेगा। जो भी बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स आएंगे उनके लिए क्या रहेगा? एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पर फैगोसाइटोसिस रिस्पॉन्स के लिए हेल्प करेगा। और एक लौता ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, बाकी कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते, ये भी याद रखें आप। फिर आता है IgA। इनके फंक्शन है इम्यूनोग्लोबुलिन, ये क्या है? सेकेंड मोस्ट एविडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि सलाइवा, म्यूकस, टीयर्स, ब्रोंकियल, GI, वेजाइनल सीक्रेशन जितने भी म्यूकोसल लेयर्स है वहां पर रहेगा। और क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीजन फ्रॉम फूड, प्रोटेक्ट अगेंस्ट रेस्पिरेटरी, GI एंड GU इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। IgM है जनरली ब्लड और लिम्फ में पाया जाता है और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का काम करेगा। ये जनरली जब इन्फेक्शन हो या फिर डिसीज हो उस टाइम पर क्या रहेगा? 1 वीक पहले तक एक्टिव हो जाएगा। IgD है क्या है? अननोन इसके काम है लेकिन ये ब्लड और लिम्फ में रहेगा। IgE सबसे कम और लेकिन सबसे ज्यादा हेल्पफुल, जो भी हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी उसमें कौन एक्टिवेट होगा सबसे ज्यादा? तो वो है IgE। आई होप आपको पूरे पांचों क्लियर हो गए हो। सबसे ज्यादा आता है जो क्वेश्चन वो IgG, IgA, IgM और IgE को लेके। तो IgE का एक ही क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा जो वो हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स, एलर्जिक रिस्पॉन्स। और IgM का आता है यदि तो वो होता है कि कोई डिसीज के इन्फेक्शन के टाइम पर प्राइमरी रिस्पॉन्स कौन देगा? IgM। और यदि बात करें IgG की तो सबसे ज़्यादा IgG रहता है बॉडी में, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है और बाकी कोई भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। तो ग्लोबुलिन क्लियर हो गया हो क्योंकि इसमें यहाँ पर आपके से एक चार्ट से 5 से 6 क्वेश्चन तक एग्जाम में आ जाते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर हिंद कुष्ठ निवारण संघ इज अ वॉलंटरी एजेंसी रिलेटेड टू द डिसीज। हिंद कुष्ठ निवारण संघ एक वॉलंटरी एजेंसी है, किससे रिलेट करती है, किस डिसीज से, टीबी से, लेप्रोसी से, मलेरिया से या फिर फाइलेरियासिस से। तो कुष्ठ का मतलब क्या होता है, लेप्रोसी। तो यदि आपको ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना और याद रखना है ऐसा क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या है, हिंद कुष्ठ। कुष्ठ रोग हम हिंदी में किसको कहते हैं, लेप्रोसी को। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, लेप्रोसी। और लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है, हैंसेंस डिसीज। एमडीटी ट्रीटमेंट इसके लिए चूज किया जाता है, एग्जाम में आता है लेप्रोसी का ट्रीटमेंट एमडीटी, और ड्रग ऑफ मेन चॉइस क्या है, वो डेप्सोन। और लेप्रोसी किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के थ्रू। हिंद कुष्ठ निवारण संघ एक वॉलंटरी एजेंसी है जो कि लेप्रोसी और हैंसेंस डिसीज से रिलेट करती है। नेक्स्ट वन इज द कलर ऑफ सेंटर स्क्वायर इन द वैक्सीन वायल मॉनिटर इन अ वेल स्टोर्ड पोलियो वैक्सीन शुड बी। तो जो VVM का जो सेंटर में एक स्क्वायर बना होता है, तो यदि उसमें पोलियो वैक्सीन अच्छे तरीके से स्टोर है तो कौन सा कलर शो करेगा VVM, वाइट, वायलेट, ब्लू या फिर पिंक। जो वैक्सीन वायल मॉनिटर है, यदि पोलियो वैक्सीन प्रॉपर तरीके से स्टोर की गई है तो सेंटर स्क्वायर है वो किस कलर का होगा, वो होगा व्हाइट कलर का। ये देखिए यहाँ पर यदि जो VVM है यहाँ पर वैक्सीन वायल मॉनिटर है, तो यहाँ पर क्या है, पोलियो वैक्सीन रखी गई है। तो यहाँ पर जो सेंटर स्क्वायर शो कर रहा है दैट मीन्स वैक्सीन क्या है, यूज करने लायक है। यदि जो यहाँ पर इनर स्क्वायर इज स्टिल लाइटर देन द आउटर सर्किल, तब भी हम क्या कह सकते हैं कि वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। दोनों का जो कलर थोड़ा अलग हो रहा है, लेकिन जब ये जो कलर है, जो आउटर कलर है वायलेट कलर का होता है जनरली, और जो सेंटर स्क्वायर होता है वो व्हाइट कलर का होता है, तो ये वैक्सीन क्या यूज करने लायक है। सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम निकलता है तो जो इनर स्क्वायर है वो तब भी क्या है, लाइटर है, मतलब दिख रहा है अच्छे से प्रॉपरली, तब भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब ये क्या हो जाए, पूरा सेम कलर हो जाए इनर और आउटर, तब हमें वैक्सीन को क्या करना, यूज नहीं करना है, डिस्कार्ड पॉइंट कहलाएगा ये। और लास्ट में इवन अंदर का कलर भी जो सेंटर स्क्वायर है वो पर्पल कलर का, वायलेट कलर का हो जाए, आउटर कलर लाइटर हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, ये वैक्सीन को थ्रू करने की कंडीशन है जो हो गई है और हमें वैक्सीन यूज नहीं करना है। तो ये चारों स्टेप याद रखना है। फर्स्ट में जो सेंटर स्क्वायर यदि पूरा व्हाइट है तो वैक्सीन को हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड में क्या रहेगा, थोड़ा हल्का व्हाइट होगा लेकिन तब भी यूज कर सकते हैं। लेकिन थर्ड में क्या आएगा, थर्ड फेज एक ऐसी फेज आएगी, थर्ड स्टेज, कि जो सेंटर स्क्वायर और जो आउटर सर्किल है वो दोनों सेम कलर के हो जाए। लास्ट में आएगा सेंटर स्क्वायर ज़्यादा वायलेट हो रहा है एज कम्पेयर टू आउटर सर्किल के, तब भी वैक्सीन को हमें डिस्कार्ड करना है। नेक्स्ट वन इज गोबी कैंपेन ऑफ द यूनिसेफ इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। गोबी कैंपेन में सब चीज़ें इंक्लूड हैं किसी एक को छोड़कर, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन। तो गोबी कैंपेन लाया गया था यूनिसेफ के थ्रू। तो यहाँ पर इसका जो पॉइंट नहीं है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन। तो क्या क्या इसके पॉइंट है, ग्रोथ चार्ट टू मॉनिटर चाइल्ड डेवलपमेंट। गोबी कैंपेन के थ्रू बच्चों का जो हेल्थ एंड ग्रोथ चार्ट है वो यहाँ पर ग्रोथ चार्ट है जो मेंटेन किया जाता है। ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग और इम्यूनाइजेशन किसके पार्ट हैं, गोबी कैंपेन के। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। स्थापना हुई थी उसकी 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी जो लीगल अभी प्रेजेंट में क्या है, एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों के लिए स्पेशली अभी रूस यूक्रेन का युद्ध छिड़ा था या फिर बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, यूनिसेफ। नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पर्ट्यूसिस। तो पर्ट्यूसिस का ट्रांसमिशन मोड क्या है, बूफिंग कफ, पर्ट्यूसिस या फिर 100 दिन की खांसी। बैक्टीरियल ट्रांसमिशन थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर फीको ओरल रूट। डीपीटी जो पर्ट्यूसिस है डिप्थीरिया है, दोनों क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। और यहाँ पर पर्ट्यूसिस का जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो होता है 100 दिन की खांसी, और इसका रूट क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन
सबसे ज़्यादा ये लेस देन 2 ईयर एज ग्रुप के बच्चों को अफेक्ट करता है। जिन बच्चों की एज 2 साल से कम है उनमें सबसे ज़्यादा पर्ट्यूसिस और बूफिंग कफ होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइम रिक्वायर्ड टू मेजर द माउंटेक्स टेस्ट। तो माउंटेक्स टेस्ट में ट्यूबरकुलिन टेस्ट में पीपीडी इंट्राडर्मल रूट के थ्रू आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। कितना टाइम तक वेट करना होता है कि माउंटेक्स ट्यूबरकुलिन जो टेस्ट है उसकी रीडिंग प्रॉपर की जाएगी? तो वो होता है जनरली 72 घंटे तक, लेकिन रेंज दी जाती है 48 से 72 घंटे तक की। नेक्स्ट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन एंड अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिसीज इज कॉल्ड। ये नर्सिंग का फेमस क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में आता है कि आपकी बॉडी में कोई पैथोजन माइक्रोबैक्टीरिया एंटर हो गया, उसने अपने फर्स्ट साइन सिम्टम शो किए डिसीज के, तो वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। क्या कहलाएगा? इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन। तो ट्रिपल एंटीजन का कॉम्बिनेशन कौन सा है? बीसीजी, डीपीटी, टीएबी या फिर ईसीजी? तो जो कॉम्बिनेशन है ट्रिपल एंटीजन का वो क्या है? डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस। नेक्स्ट वन इज विच इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन केयरिंग फॉर ब्लीडिंग वुंड। तो किसी को ब्लीडिंग हो रही है और उस वुंड की आप केयर करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एलिवेट द वुंड, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विथ अ क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग, अप्लाई प्रेशर एट द प्रेशर पॉइंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो ब्लीडिंग वुंड की यदि आप केयर कर रहे हैं किसी पर्सन में तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा ब्लीडिंग को स्टॉप करना। क्या होगा? ब्लीडिंग को स्टॉप करना। तो कैसे करेंगे आप? जहाँ से भी जिस भी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर प्रेशर लगा के स्टेराइल गॉज से स्टेराइल कपड़ा लेकर क्या कर सकते हैं आप? वहाँ पर प्रेशर लगा के उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना है और क्लीन ड्रेसिंग है जो करनी है। क्या होगा आपका आंसर? अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विथ अ क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग। नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड फ्लो ड्यू टू आर्टेरियल ब्लीडिंग इज द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यदि ब्लीडिंग हो रही है, आर्टेरियल ब्लीडिंग हो रही है तो सभी कैरेक्टर हैं, मतलब जो ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टेरियल ब्लीडिंग के कारण वो उसके फीचर्स सब हैं किसी एक को छोड़कर। ब्राइट रेड इन कलर, स्पॉट्स एट ईच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, फ्लो इज पल्सेटाइल, डार्क रेड इन कलर। तो यहाँ पर जो आर्टेरियल ब्लीडिंग हुई है, क्या है? आर्टरी से जो ब्लड फ्लो हुआ है वो ब्राइट रेड कलर का होगा। हर एक हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन पे स्पॉट्स देखने को मिलेगा, पल्सेटाइल फ्लो होगा, लेकिन ये डार्क रेड कलर का नहीं होगा, ये ब्राइट कलर का होता है, ब्राइट रेड का होगा ना कि डार्क रेड कलर का होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट वन इज एन एजेंट दैट हैज पावर टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है? ऐसे एजेंट जिनके क्या कर सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सकते हैं। वो क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिसाइड, एंटीसेप्टिक या फिर इन्फेक्शन। तो यहाँ पर कौन से एजेंट है? वो बैक्टीरिसाइड। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग। तो टंग का इन्फ्लामेशन क्या कहलाएगा? ग्लोसाइटिस, जिंजिवाइटिस, स्टोमेटाइटिस या फिर पेरोटाइटिस। तो टंग इन्फ्लामेशन कहलाता है ग्लोसाइटिस। क्या कहलाएगा? ग्लोसाइटिस। जिंजिवाइटिस का मतलब होगा यहाँ पर गम्स में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होना। स्टोमेटाइटिस का मतलब होगा ओरल म्यूकोसा में इन्फेक्शन होना। नेक्स्ट वन इज इन फॉलोइंग विच वन इज स्लीप टॉकिंग। तो कुछ लोग नींद में बात करते हैं, बड़बड़ाने का काम करते हैं, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? डिस्पेप्सिया, सोमनोएम्बोलिज्म, सोमनिल्यूकी या फिर इंसोम्निया। तो जो लोग नींद में बड़बड़ाने की आदत रखते हैं, नींद में बोलने की आदत रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्लीप टॉकिंग। स्लीप टॉकिंग के लिए क्या कहेंगे हम? सोमनिल्यूकी। यहाँ पर टोबैको कंटेन्स अ पॉइजनस सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड। तो तंबाकू में जो पॉइजनस जहर रहेगा वो क्या कहलाता है? सब्सटेंस होगा निकोटिन, नार्कोटिक, अल्कोहल या फिर कैफीन। तंबाकू के लिए हम जो टोबैको डे सेलिब्रेट करते हैं वो अभी रिसेंट में ही हमने मनाया 31 मई को। तो यहाँ पर टोबैको कंटेन जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो क्या कहलाते हैं? निकोटिन। नेक्स्ट वन इज अ डिसीज कॉज्ड बाय एलर्जिक डिसीज इज कॉल्ड। तो कौन सी डिसीज है जो एलर्जन के कारण होगी? ऑप्शन में अस्थमा, टीबी, कैंसर या फिर गैस्ट्रोएंटराइटिस।
तो जो यहाँ पर एलर्जिक डिसीज है वो कौन सी है, तो वो अस्थमा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेशेंट फाइटिंग विथ द वेंटिलेटर इज कॉल्ड। यदि पेशेंट को वेंटिलेटर पर भी रखा गया है लेकिन वो उससे भी फाइट कर रहा है तो क्या है, बकिंग, किंकिंग, विनिंग या फिर डिस्ट्रेस। तो पेशेंट फाइटिंग विथ द वेंटिलेटर दैट मीन्स क्या कहलाता है, बकिंग, बकिंग द बेंट, या फिर टर्म यूज किया जाता है PVA और बकिंग द बेंट। When a patient ventilatory demands are not matched by assistance from the mechanical ventilator, यदि पेशेंट को जिस वेंटिलेटर जितनी ज़रूरत है वो यदि मैकेनिकल वेंटिलेटर से सप्लाई मैच नहीं कर पा रही है तो वो क्या कहलाता है, बकिंग द बेंट। नेक्स्ट वन इज द टर्म यूज्ड फॉर बेबीज born as a result of retarded intrauterine fetal growthage। तो ऐसे बेबीज के लिए क्या टर्म यूज किया जाएगा जो इंट्रायूट्राइन फीटल ग्रोथ के साथ डिलीवर हुए हैं, मतलब उनने जो जेस्टेशनल पीरियड पूरा कंप्लीट किया है, जो 37 to 40 वीक जो नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है पूरा कंप्लीट किया है, लेकिन उसके बाद भी उन बच्चों का नॉर्मल बर्थ वेट पैदा नहीं होता है, तो बेबीज क्या कहलाएंगे, प्री टर्म, लो बर्थ वेट बेबीज, स्मॉल फॉर डेट बेबीज या फिर रिटार्डेड बेबीज। तो ऐसे बच्चे जो इंट्रायूट्राइन फीटल ग्रोथ IUGR के रहे हो तो वो क्या कहलाते हैं, स्मॉल फॉर डेट बेबीज। प्रीटर्म तो बिफोर 37 के पहले हो गए, पोस्टर्म आफ्टर 42 वीक के बाद हुए, लो बर्थ वेट बेबीज जिनका वजन 2.5 kg से कम है वो। नेक्स्ट वन इज बेंजीन इज एसोसिएटेड विद द कैंसर ऑफ। तो बेंजीन के कारण कौन सा कैंसर हो सकता है, स्किन, ब्लैडर, लंग्स या फिर ल्यूकेमिया। तो बेंजीन के कारण जो कैंसर होने के चांसेस होंगे वो होंगे ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर। कौन सा कैंसर, ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया। नेक्स्ट वन इज विटामिन ई इज विच काइंड ऑफ विटामिन। तो विटामिन ई किस टाइप का विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट है, टोकोफेरॉल है, फैट सोल्यूबल है या फिर ऑल ऑफ दी अबव है। तो यहाँ पर सभी क्वालिटी दी है विटामिन ई की। विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है, टोकोफेरॉल। ये एक एंटीऑक्सीडेंट और फैट सोल्यूबल विटामिन भी है, तो आंसर करेंगे आप ऑल ऑफ दी अबव। अब यहाँ पर दो टाइप के विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल और दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल क्या होते हैं, बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, लेकिन वाटर सोल्यूबल स्टोर नहीं होते हैं। तो फैट सोल्यूबल कौन कौन से हैं, विटामिन A, D, E, K। विटामिन ए का दूसरा जो केमिकल नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यदि बर्न के पेशेंट हैं तो कौन सा विटामिन लॉस हो जाता है, तो वो होता है विटामिन डी, क्योंकि वो जनरली स्किन में ही स्टोर होता है। फिर आता है टोकोफेरॉल, तो विटामिन ई है। विटामिन के क्या कहा जाता है, फाइलोक्विनोन। क्या है, फाइलोक्विनोन। वाटर सॉल्युबल में विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के पूरे विटामिन आते हैं, इनके आपको मेनली केमिकल है वो फंक्शन याद रखना है। B1 थायामीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 को फॉलेट कहा जाता है, B12 कोबालमिन। क्या है, कोबालमिन। लास्ट आता है एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम विटामिन सी कहते हैं, इसकी कमी के कारण क्या होता है, स्कर्वी। अब यहाँ पर जितनी डिसीज के नाम हैं उनका आपको स्क्रीनशॉट रख लेना है और याद कर लेना है कि सबसे पहले आपको जितनी भी वाटर सोल्यूबल हैं, B1 से थायामीन की कमी से वेरी होगा, नियासिन की कमी के कारण क्या होगा, पेलाग्रा। B6 और पायरिडॉक्सिन की कमी से होता है एनीमिया। कोबालमिन की कमी से क्या होता है, परनीसियस एनीमिया। क्या है, B12 कोबालमिन की कमी से परनीसियस एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पूछे तब आपको कहना है फॉलेट की कमी के कारण। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी, और जो लिप्स के यहाँ पर आपको छिले हुए रहेंगे वो किसके कारण होंगे, विटामिन सी की कमी से। और जो वुंड को रिकवर करने में जो हेल्प करते हैं वो कौन से हैं, विटामिन सी। विटामिन ए की कमी के कारण आँखों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो आ जाएंगी। विटामिन डी से जितनी भी हड्डियों की प्रॉब्लम है वो आएंगी, स्किन प्रॉब्लम होंगी। और जो यहाँ पर विटामिन के है तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो इससे ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट। तो यहाँ पर एक इमेज दिख रही है, आपको बताना है कि ये क्या है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, पेनरोस ड्रेनेज सिस्टम, सर्जरी वुंड ड्रेनेज या फिर टकल्स ड्रेनेज।
तो यहाँ पर जो एक इमेज दिख रही है ये क्या है, यह चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। एक और इमेज बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द डिवाइस शोन इन द इमेज। तो यहाँ पर एक डिवाइस दिख रही है, तो ये क्या है, वेस्कुलर रिंग कनेक्टर है, कार्डियक पेसमेकर है, कार्डियक स्टंट है या फिर कोरोनरी स्टंट। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्लॉकेज है उसको रिमूव करने के लिए क्लॉट हो सकता है, लिपिड हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकते हैं, उसको रिमूव करने के लिए क्या किया गया है, जो जाली टाइप से भेजी गई है जिसमें फंसा के पूरा क्लॉट बाहर निकाला जाएगा, ये क्या है, कोरोनरी स्टेंट। जो आर्टरी यहाँ पर ट्यूब शेप रहेगी, कोरोनरी आर्टरी कोरोनरी स्टेंट क्या है, ट्यूब शेप डिवाइस है जो कि कोरोनरी आर्टरी इसमें क्या किया जाएगा, प्लेस की जाएगी, जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट के लिए। तो यदि यहाँ पर किसी भी तरीके की क्या है, ब्लॉकेज है या कुछ भी है तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज एन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम दैट इज पोटेंशियली इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरप्रोमाजीन एंड अदर एंटीसाइकोटिक ड्रग इज। तो एक ऐसा ईपीएस सिम्टम आपको बताना है जो कि इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट है क्लोरप्रोमाजीन या फिर अदर एंटीसाइकोटिक ड्रग का। ऑप्शन में टॉर्टिकोलिस, टायरॉइड डिस्काइनेसिया, ऑक्यूलोग्राइक क्राइसिस या फिर स्यूडो पार्किंसनिज्म, सभी सिम्टम है लेकिन क्लोरप्रोमाजीन के कारण इरिवर्सिबल है और अदर एंटीसाइकोटिक ड्रग के कारण क्या होगा, टायरॉइड डिस्काइनेसिया। जितनी भी एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं सभी मेडिसिन लो, सबके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होती हैं इनके जो साइड इफेक्ट होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, ईपीएस सिम्टम, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। एक्यूट डिस्टोनिया, डिस्टोनिया का मतलब होगा कि जो मसल्स हैं उनमें आपका कंट्रोल क्या होना, कम होते जाना धीरे धीरे। पार्किंसनिज्म जिसमें रिजिडिटी, ब्रेडिकार्डिया, ट्रिमर्स देखने को मिलेगा आपको। अकाथेसिया में आप रेस्टलेसनेस फील करेंगे। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट में आपको फीवर रहेगा, बीपी भी आपका अनस्टेबल रहेगा। टायरॉइड डिस्काइनेसिया में इनवॉलेंट्री पैलनेस मूवमेंट होंगे जो कि फेस और अपर लिम्ब में। टायरॉइड का मतलब होगा लेट, जब आप लंबे टाइम तक मेडिसिन लेते रहेंगे तब देखने को मिलेंगे, लेकिन एज अर्ली एज तो एक्यूट डिस्टोनिया होगा, पार्किंसन टाइप के सिम्टम होंगे, रेस्टलेसनेस होगी आपको। तो यहाँ पर यही कहा है कि इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट है एंटीसाइकोटिक ड्रग या फिर क्लोरप्रोमाजीन के, तो क्या है, टायरॉइड डिस्काइनेसिया। नेक्स्ट इज सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एमएसपी माइनस आईसीपी, आईसीपी माइनस एमएपी, एसबीपी माइनस आईसीपी या फिर डीबीपी माइनस आईसीपी। तो जो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर है सीपीपी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रैनियल प्रेशर। क्या है, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रैनियल प्रेशर। नेक्स्ट है यहाँ पर बर्ड फ्लू इज कॉज्ड बाय। तो बर्ड फ्लू किसके द्वारा होगा, बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से या फिर नन ऑफ द अबव से। तो बर्ड फ्लू का कॉज क्या है, वायरस, जो कि एवियन फ्लू H5N1। H1N1 किसके लिए, स्वाइन फ्लू के लिए। जब बर्ड फ्लू हो रहा है तो इसका वायरस क्या होगा, H5N1 इन्फ्लुएंजा या फिर एवियन फ्लू। और स्वाइन फ्लू की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, ओसेल्टाम्बिर, एग्जाम में आती है। नेक्स्ट है यहाँ सिफिलिस, तो होगी किससे, ऑप्शन में फंगाई, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर स्पायरोचीट। तो किससे होगा सिफिलिस इन्फेक्शन। सिफिलिस क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, ट्रिप्नोमा पैलिडियम। बट इनकेस आपको एग्जाम में वायरस भी है और स्पायरोकीट भी है, क्या है, वायरस और स्पायरोचीट दोनों दिए हुए हैं, तो आप किसको मार्क करेंगे। तो यहां पर आपका जो सिफिलिस होगा वो कौन सा होगा, स्पायरोचीट इन्फेक्शन। क्या है, स्पायरोचीट इन्फेक्शन, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी का है। और यहाँ पर स्पायरोचीट क्या है, जो ट्रिप्नोमा पैलिडियम हो गया, बोरेलिया हो गया, लेप्टोस्पायरा हो गया, ये सभी क्या है, स्पायरोचीट। और यहाँ पर यदि आपको, क्योंकि बैक्टीरिया है तो स्पायरोचीट की कैटेगरी में यदि आपका नाम पूछ ले तो क्या आपको बताना है, ट्रिप्नोमा पैलिडियम।
यदि इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछे, क्या है डायग्नोस्टिक टेस्ट किसके लिए, सिफिलिस के लिए, तो वो आपको बताना है VDRL। एग्जाम में आपको आता है तो VDRL टेस्ट है किसके लिए किया जाता है, सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए। सिफिलिस क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो कि यहाँ पर कंफर्म किससे की जाएगी, VDRL टेस्ट से। यदि इसका एजेंट पूछे तो क्या हो जाएगा, स्पायरोचिट, जो कि एक बैक्टीरिया कैटेगरी की क्लास है जिसमें कुछ स्पाइरल शेप कैटेगरी के बैक्टीरिया आएंगे। इसके आपको बहुत सारे यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो लाइमी डिसीज का हो जाएगा या फीवर का, सिफिलिस का, ऐसा भी क्या है कि स्पायरोचिट इन्फेक्शन है। तो मोस्ट ऑफ दी स्पायरोचिट में आपको सिफिलिस ही पूछा जाता है, या फिर जो अदर लाइमी डिसीज है वो लाइमी डिसीज का अलग से आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एरिक्सन विच काइंड ऑफ बिहेवियर इज सीन इन एडोलेसेंट ग्रुप। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एरिक एरिक्सन ने साइकोलॉजिकल थ्योरी दी है, तो उनके अकॉर्डिंग एडोलेसेंट एज में क्या बिहेवियर देखने को मिलेगा, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो एरिक्सन की, इन्होंने दी थी किसके लिए, इन्फेंसी पीरियड, टोडलर, प्री स्कूल और स्कूल गोइंग, एडोलेसेंट, एडल्ट एंड ओल्ड एज के लिए। तो इनके अकॉर्डिंग जो एडोलेसेंट ग्रुप है जो कि 10 से 19 साल तक का एज ग्रुप है WHO के अकॉर्डिंग, तो इस एज ग्रुप में यहाँ पर क्या है, जो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो जो चेंजेस होंगे वो होंगे ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो क्या है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है, तो यहाँ पर जो एज और इसमें क्या चेंजेस होंगे, साइकोलॉजिकल चेंजेस, तो वो है इन्फेंसी में पूछे यदि, तो हो सकता है आपको एग्जाम में 1 ईयर की एज दे दे, इन्फेंसी ना बताए, तो उसमें होगा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अर्ली चाइल्डहुड मतलब यहाँ पर आप टोडलर एज ग्रुप कह सकते हैं, तो टोडलर में होगा ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। फिर प्ले एज ग्रुप, या फिर यहाँ पे आप इसको प्री स्कूलर भी कह सकते हैं, तो वो होगी 3 से 5 साल, जिसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होगा। फिर आती स्कूल एज जो कि 6 से 12 साल में कंसीडर की जाती है, तो स्कूल एज में होगा इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। फिर एडोलेसेंस एज ग्रुप, यहाँ पर जो एज ग्रुप WHO के अकॉर्डिंग हम बात करें तो वो कितनी होगी एडोलेसेंस एज ग्रुप में, 10 से 19 साल तक, जिसमें ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन रहेगा। तो यहाँ पर क्या स्टेज है किसकी, जो साइकोलॉजिकल थ्योरी दी है एरिक एरिक्सन ने, उसके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे बेस्ड ऑन योर एज। नेक्स्ट वन इज all OPVs at district level can be stored at 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर हाउ मेनी मंथ। तो सभी ओरल पोलियो वैक्सीन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 2 से 8 डिग्री पर स्टोर की जाती हैं। तो यहाँ पर इनको कितने महीने तक इसको प्रिजर्व और स्टोर करके रख सकते हैं। कोल्ड चेन आपने पढ़ा है, उसी कोल्ड चेन में से क्वेश्चन है आपको कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टोर की जाती है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर कितने महीने के लिए स्टोर कर पाएंगे, 1, 2, 3 या फिर 4। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर 1 महीने तक के लिए बस नेशनल लेवल पे स्टोर करके रखी जाती। मान ली इंडिया में OPV बनी तो 6 महीने पहले से ही बना के रख ली जाएंगी, 6 महीने पहले से ही जो स्टॉक भी तो होना चाहिए पूरे इंडिया में सप्लाई करने के लिए। तो OPV वैक्सीन का यदि पूरे नेशनल लेवल पे पूछे तो 6 महीने तक -15 to -25 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर की जाती है। लेकिन यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूछा जाए तो 2 से 8 डिग्री पर ही, लेकिन 1 महीने के लिए बस इसको स्टोर करके रखा जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग वैक्सीन इज हैविंग लीस्ट सेंसिटिव टू हीट। तो कौन सी वैक्सीन है जो लीस्ट सेंसिटिव है हीट को लेके, लीस्ट मतलब बहुत कम सेंसिटिव है हीट को लेके, OPV, MMR, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस या फिर हेपेटाइटिस बी। कौन सी वैक्सीन है जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, लीस्ट हीट सेंसिटिव, बहुत कम है, वो भी हीट को लेके, गर्माहट को लेके सेंसिटिव है, तो वो हेपेटाइटिस बी। कौन सी, हेपेटाइटिस बी एक ऐसी वैक्सीन है जो कि यहाँ पर 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर 4 साल तक के लिए स्टोर करके रखी जा सकती है। तो ये क्या हो गई, बहुत ही कम लीस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन हो गई। सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव पूछे तो वो OPV, सबसे कम में हेपेटाइटिस बी, सबसे ज्यादा क्या है OPV।
नेक्स्ट वन इज इन अ फ्रंट ओपनिंग डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर विच वैक्सीन शुड बी केप्ट ऑन द टॉप सेल्फ। तो जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें वैक्सीन को आप टॉप सेल्फ पे कौन सी वैक्सीन को रखेंगे? जो फ्रंट डोर ओपनिंग वाले जो घर पे आपके फ्रीजर्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, उनके टॉप सेल पे आप कौन सी वैक्सीन को रख सकते हैं? HIV हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, HPV टिटनस टॉक्साइड, MMR BCG OPV, DTP हेपेटाइटिस बी, रोटावायरस HIV DTP। कौन सी वैक्सीन है जो कि फ्रंट ओपनिंग जो आपके घर पे जो फ्रिज होते हैं उनमें टॉप सेल पे रख सकते हैं आप? तो वो होगी MMR BCG एंड ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या है? MMR BCG एंड ओरल पोलियो वैक्सीन। तो मीजल्स, MMR BCG OPV, येलो फीवर, तो ये सभी वैक्सीन क्या है? डैमेज नहीं होंगी, टॉप सेल पे आप रखेंगे तो फ्रीजिंग के कारण ये डैमेज नहीं होंगी। लेकिन जो टॉप सेल पे आपने रख दी, MMR हो गई, BCG हो गई, MR हो गई, जो 15 महीने की एज में दी जाती है, ओनली MR, बस यदि आपको MR कैंपेन पूछा जाता है 15 महीने का। फिर OPV, येलो फीवर, JE की हो गई, इन सभी वैक्सीन को नॉट डैमेज्ड बाय फ्रीजिंग ऑन द टॉप सेल्फ। जो फ्रिज आपके घर पे है उनके टॉप सेल्फ में फ्रीजिंग वाला जोन है, क्योंकि अपोजिट में ही रहेगा, तो यहाँ पर फ्रीजिंग के यहाँ पर डैमेज नहीं होंगी। लेकिन DTP, DT, TD, TT हेपेटाइटिस बी और यहाँ पर जो आप HPV हो गई, रोटा वायरस हो गई, ये सभी क्या फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है, तो इनको सबसे नीचे के सेल में रखा जाता है। नेक्स्ट वन इज which test is used to check whether freeze sensitive vaccine have been damaged by exposure to temperature below 0 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है? हमने यहाँ पे देखा कि जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? DTP, DT, ये सभी क्या फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है। तो इनको यहाँ पर क्या है, जो 0 डिग्री टेम्परेचर पर यदि ये जाती हैं तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा कि ये डैमेज हुई है, यूज करने लायक है या नहीं? स्टिक टेस्ट, सेक टेस्ट, सिक टेस्ट या फिर सॉफ्ट टेस्ट? कौन सा टेस्ट करके पता लगाया जाएगा कि जो वैक्सीन फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है ये डैमेज नहीं हुई है 0 डिग्री टेम्परेचर के नीचे जाने पर भी? तो वो होगा सेक टेस्ट। क्या है? सेक टेस्ट। जो सिक टेस्ट, जो यहाँ पर सिक टेस्ट है डिप्थीरिया के लिए होगा सेक टेस्ट। तो वैक्सीन फ्रोजन तो नहीं है, वो चीज चेक की जाएगी। किसके लिए? स्पेशली जो DPT हो गई, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गई, टिटनस टॉक्साइड हो गई, रोटावायरस वैक्सीन हो गई, इनको चेक किया जाएगा कि सेक टेस्ट के थ्रू पता किया जाएगा कि ये वैक्सीन डैमेज तो नहीं हुई और इनकेस हो गई है तो इनको डिस्कार्ड कर देना है। नेक्स्ट वन इज हु इज द रिसेंट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है वो कौन है? ऑप्शन में है यहाँ पर रविशंकर प्रसाद, राजनाथ, सीतारमण या फिर अर्जुन राम मेघवाल। तो जो नए लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं, नए रिसेंट के लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन है? तो वो है अर्जुन राम मेघवाल। कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। आपको एग्जाम में आ सकता है। पहले किरण रिजिजू थे, बट वो ऑप्शन में ऐड था इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। इसके पहले कौन थे? किरण रिजिजू, बट नाउअडेज कौन है? तो वह अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट वन इज इन अ 3-year चाइल्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन ट्रांसमिशन इज। 3 साल के बच्चे में, 3 साल का यदि बच्चा है तो सबसे कॉमन क्या होगा ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी के लिए? किसके थ्रू कॉमनली हेपेटाइटिस बी है जो बच्चे को हो सकता है? पिन प्रिक से, सलाइवा एक्सचेंज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर सेक्स से? किससे होने के चांसेस रहेंगे? 3 साल का बच्चा है उसमें हेपेटाइटिस बी कैसे ट्रांसमिट हो सकता है? सलाइवा एक्सचेंज से। कैसे? सलाइवा एक्सचेंज से। इतना छोटा बच्चा पिन प्रिक तो कर नहीं पाएगा, ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होगा, ना ही सेक्सुअल एक्टिविटी से होगा। तो इतने छोटे बच्चे में जो हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस, इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन किससे रहेंगे? सलाइवा एक्सचेंज से। वो कैसे? क्योंकि बच्चे हैं जो छोटे होते हैं तो बहुत सारे लोग उनको खिलाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हीं सबके थ्रू उनके सलाइवा जो एक्सचेंज है वो एक मेन रीजन हो सकता है। किसके लिए? बच्चे के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा?
saliva exchange. Next is occurrence of Oedipal complex is commonly seen in which age? तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स किस एज में देखने को मिलेगा? गर्ल्स बिटवीन 1 to 3 ईयर ऑफ एज, बॉयज बिटवीन 1 to 3 ईयर ऑफ एज, गर्ल्स बिटवीन 3 to 5 ईयर ऑफ एज, या फिर बॉयज बिटवीन 3 to 5 ईयर ऑफ एज। तो किस एज में, कौन सी एज में है जो क्या देखने को मिलेगा? ऑडिपल कॉम्प्लेक्स। ऑडिपल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो अपोजिट सेक्स की तरफ इंटरेक्ट होंगे। लड़कियां हैं तो पापा की तरफ और लड़के हैं तो मम्मी की तरफ। तो यहाँ पर वही चीज है। तो यहाँ पर क्या है जो ऑडिपल कॉम्प्लेक्स किस एज में वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है 3 से 5 साल की उम्र में। किसमें? 3 से 5 साल की उम्र में। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स पूछे तो बॉयज के लिए है, किसके लिए? बॉयज के लिए। और इलेक्ट्रा पूछे तो वो गर्ल्स के लिए है। आप ध्यान से देखिए, आपको एग्जाम में यदि ऑडिपल कॉम्प्लेक्स पूछा जाए तो आपको बताना है बॉयज के लिए 3 से 5 साल में, गर्ल्स के लिए क्या? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इज अ गर्ल सेक्सुअल डिजायर फॉर देयर फादर एंड एनवी ऑफ मदर। मदर से चिढ़ना स्टार्ट कर देंगे लड़के। और ऑडिपल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? बॉयज सेक्सुअल डिजायर फॉर मदर एंड हेटेड टुवर्ड फादर। तो ये चीज रियल में देखने को भी मिलती है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। जिनके यहाँ बच्चे होंगे वो ये चीज अपने यहाँ पे घर पे इजीली इस चीज को फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रा फॉर गर्ल्स एंड ऑडिपल फॉर बॉयज। ये अपोजिट सेक्सुअल डिजायर है बच्चों की, छोटे बच्चों की, स्पेशली 3 से 5 साल की एज ग्रुप में। नेक्स्ट इज डीपीटी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड एंड विच एज? तो डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस वैक्सीन किस एज में कॉन्ट्राइंडिकेट होगी? फैमिली हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन, माइल्ड डायरिया, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल इलनेस, या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो डीपीटी किस एज में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी? तो डीपीटी होगी यहाँ पर प्रोग्रेसिव, यदि किसी को न्यूरोलॉजिकल इलनेस है। न्यूरोलॉजिकल इलनेस का मतलब है कि बच्चे को कुछ पहले से ही एनाटॉमिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कन्वर्जन की हिस्ट्री में तो ये रहती, फैमिली नहीं, बच्चे की कन्वर्जन हिस्ट्री में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री से लेना देना नहीं है, यदि बच्चे को कन्वर्जन है तो ये नहीं देंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ पर्ट्यूसिस कंटेंट के कारण, तो डीपीटी का पर्ट्यूसिस कंटेंट है उसके कारण बच्चे को और ज्यादा कन्वर्जन आने का रिस्क रहेगा, इसलिए अवॉइड की जाएगी। तो यहाँ पर बच्चे में यदि न्यूरोलॉजिकल इलनेस की प्रॉब्लम है तो ऐसे केस में आप नहीं देंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए, आंसर कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन है RH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड अ बेबी, which among the following test is more likely to be ordered for the baby? माँ RH नेगेटिव बच्चे को डिलीवर करती है, RH नेगेटिव मदर ने डिलीवर किया है बच्चे को, तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा बच्चे का? डायरेक्ट कूम टेस्ट, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट, प्लेटलेट काउंट, या फिर ब्लड कल्चर। तो क्या है जो RH नेगेटिव मदर वाले बच्चे के टेस्ट किया जाएगा? तो मैं आपको हिंट कर देती हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट में से कोई एक होगा। एक किया जाता है बच्चे के लिए पता करने में, एक किया जाता है माँ के लिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।